इसके पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि इंटरसेप्शन को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंटरसेप्शन की कंडीशंस क्या है, उसकी एटियोलॉजी को हमने डिस्कस किया है, क्लिनिकल फीचर डिस्कस कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट स्टेजेस के इसका ट्रीटमेंट हमारा हो सकता है। यानी पहले हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद लेटर ऑन हमारा ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। तो इनिशियल ट्रीटमेंट हमारा होगा रायल्स ट्यूब एस्पिरेशन का। यानी जो पेशेंट है जो सिक्सेप्शन से सफ़र कर रहा है, ऐसे पेशेंट के अंदर डिस्टेंशंस को कम करने के लिए हम रायल्स ट्यूब एस्पिरेशन करेंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, वोमिटिंग भी होती है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है डिहाइड्रेशन का। तो ऐसी कंडीशन में IV फ्लूइड हम देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन को हम करेक्ट कर सकें। तो जस्टिफाइड IV फ्लूइड हम देते हैं। एंटीबायोटिक जो सूटेबल एंटीबायोटिक हो सकती है वो देंगे। कैथेटराइजेशन करेंगे ताकि यूरिन आउटपुट को मॉनिटर कर सकें और लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है उसको हम समझ सकें। तो ये हमारा इनिशियल मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट होगा, लेटर ऑन जो हम मैनेजमेंट करेंगे उसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसमें नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होगा, उसकी हम बात करेंगे इसमें। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हमारा फर्स्ट होगा रिडक्शन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हम लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि रिडक्शन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ख़ास तौर से इंटरसेप्शन की कंडीशन, वो कंडीशन जो ओल्ड एज के अंदर है उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट हमारा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, यानी सबसे पहले तो हमने इनिशियल मैनेजमेंट दिया। इनिशियल मैनेजमेंट के बाद जो हमारा सेकंड मैनेजमेंट होगा वो लेटर ऑन हम करेंगे। तो उसमें हमारा नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, इसमें रिडक्शन करेंगे। यानी जो पार्ट जो इंटेस्टीन का वो पार्ट जो दूसरे इंटेस्टीन के अंदर इंसर्ट हो गया है, इन्वेजिनेट हो गया है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और बाहर निकालने का तरीका यही है कि प्रेशर हम एग्जर्ट करेंगे। प्रेशर किससे एग्जर्ट करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी वाटर का प्रेशर होगा। नॉर्मल सलाइन हम इन्फ्यूज़ करेंगे, पर रेक्टली इन्फ्यूज़ करेंगे, जिससे जो इंटेस्टीन पे प्रेशर पड़ेगा और वो इंटेस्टीन जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर या जिस इंटेस्टिनल लूप के अंदर इंसर्ट हुआ है वहाँ से प्रेशर इफेक्ट की वजह से वो बाहर आ जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम रिडक्शन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स के लिए हम वार्म सलाइन का इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोबेरियम सल्फेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एयर इंसफ्लेशन भी किया जाता है। तो अल्दो जहाँ पे वाटरी या लिक्विड सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे रिडक्शन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसमें वार्म सलाइन का इस्तेमाल करेंगे या माइक्रोबेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोबेरियम सल्फेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, एयर भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रिडक्शन का मेथड है ख़ास तौर से चाइना के अंदर ज़्यादा कॉमन है। बेरियम और सलाइन ख़ास तौर से इसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, और ये ईजिली कर सकते हैं फोलिस कल्चर की मदद से। इसके बाद फ्लोरोस्कोपी की मदद से हम देखते हैं कि जो रिडक्शन हम जो चाह रहे हैं, इंटेस्टिनल लूप जो इन्वेजिनेट हुआ था वो रिड्यूस हुआ या नहीं। तो उसको हम देखने के लिए फ्लोरोस्कोपी की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा इसके अंदर ख़ास तौर से जब भी रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन की कुछ इंडिकेशंस है। अगर रिडक्शन होगा, बच्चा पहले इंटरसेप्शन के साथ आया है, आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिडक्शन करने की कोशिश करी है, तो रिडक्शन होगा उसकी एक तो आप रेडियोलॉजिकली उसको देख सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ सिम्टम वाइज चीज़ें आपको हिंट करेगी कि रिडक्शन हो गया है। तो बच्चा जो पहले इंटरसेप्शन की कंडीशन में आया था, तो जैसे रिडक्शन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पास करेगा और फीसेस पास करेगा। तो इंटरसेप्शन की कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में फ्लेटस भी पास नहीं होता और फीसेस भी पास नहीं होता। तो रिडक्शन जैसे ही होगा वैसे ही लार्ज अमाउंट में एयर पास होगा और साथ साथ में फीसेस भी पास होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि रिडक्शन अचीव हो गया है। यहाँ डिस्टेंशन जो होगा, जब से पहले हमने डिस्कस किया था क्लिनिकल फीचर्स के अंदर डिस्टेंशन भी होगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ चाइल्ड जैसे रिकवरी के साइन शो करेगा, यहाँ रिकवरी के साइन में ये भी है कि अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, वो चिल्लाना या रोना बंद कर देगा। एयर और कंट्रास्ट हम ख़ास तौर से प्रॉक्सिमल बॉवेल के अंदर फ्रीली एंटर होता हुआ दिखाई देगा। जो हमने डिस्कस किया था कि हम फ्लोरोस्कोपी हम करते हैं, उसके अंदर भी एयर या कंट्रास्ट भी उसमें एंटर होते हुए दिखाई देगा। पाल्पेबल एब्डोमिनल मास वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि रिडक्शन जब होगा, रिडक्शन की कंडीशन में ये सारी फाइंडिंग मिलेंगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बच्चा लार्ज अमाउंट में एयर पास करेगा, फीसेस पास करेगा, डिस्टेंशन कम हो जाएगा। ऐसे ही बच्चा रिकवरी होने के बाद, रिडक्शन अचीव होने के बाद रोना बंद कर देता है और एब्डोमिनल मास जो डेवलप होगा वो भी डिसअपियर हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर्स में जो हाइड्रोस्टैटिक
रिडक्शन हम कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिडक्शंस के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी एसोसिएटेड है, उन कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन खासतौर से अगर हम बात करें तो कई बार परफोरेशन हो सकता है कोलोन के अंदर, यानी इस मेथड के थ्रू परफोरेशन हो सकता है कोलोन के अंदर, और जो प्रोसीजर करते हैं विदिन 24 आवर के अंदर करते हैं। 70% केसेस इसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर देता है, यानी इंटरसस्पेंशन की 70% केसेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन जो होगा वही अचीव हो जाता है। कुछ इस प्रोसीजर के कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उन कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी समझते हैं। तो फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कंप्लीट टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कंप्लीट टाइप है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी इस कंडीशन में हम हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिडक्शन जो हम कर रहे हैं वो यहाँ नहीं करेंगे, ये कंप्लीट टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कंडीशंस को एग्रेवेट कर देगा बचाए कि रिडक्शन अचीव करने। दूसरा, अगर परफोरेशन पहले से अगर आपको पता है कि परफोरेशन हो गया तब भी हम रिडक्शन ट्राई नहीं करेंगे, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन है तब भी हम ट्राई नहीं करेंगे। तो 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिस कंडीशन में हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिडक्शन हम नहीं करेंगे। अगर इंटरसेप्शन की कंडीशन मोर देन 48 आवर हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, परफोरेशंस की, स्ट्रेंगुलेशन की और पेरिटोनाइटिस की। रिकरेंट अगर इंटरसेप्शन की कंडीशन हो सकती है, ये खासतौर से कॉमन है, इन एडल्ट्स के अंदर कॉमन है, और यहाँ अगर रिकरेंट कंडीशन है तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, रिसेक्शन होगा। हम वहाँ कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार आपने ट्राई कर लिया, बार बार रिकरेंसी हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। हमारा ट्रीटमेंट अल्टीमेट गोल क्या होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, तो यहाँ रिसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जरी फर्स्ट मेथड इसको बोलते हैं कॉप्स मेथड। क्या बोलते हैं, कॉप्स मेथड। और कॉप्स मेथड के थ्रू हम लेप्रोटोमी करते हैं। लेप्रोटोमी कहने का मतलब है हम सर्जिकली एब्डोमेन को, पेरिटोनियम को ओपन करेंगे, ये प्रोसीजर कहलाता है लेप्रोटोमी। ओपन लेप्रोटोमी जब हम करेंगे तो यहाँ अंडर GA या आप स्पाइनल कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटेस्टिनल लूप जो किसी अदर इंटेस्टिनल लूप के अंदर इन्वेजिनेट हुई है उसको मैनुअली उसको रिड्यूस कर लेते हैं, मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग के साथ साथ इसमें हम वार्म पैक भी अप्लाई करते हैं उसके बाद, और मैनुअली उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन होने के बाद हम चेक करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, जो इंटेस्टिनल लूप है जिसको आपने रिड्यूस किया है, उसकी वायबिलिटी क्या है। वायबिलिटी यानी उसकी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है या नहीं है। वायबिलिटी अगर नहीं है इसका मतलब है गैंग्रीनस हो गया है, तो आपको फिर उसी तरह से ऑपरेटिव मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रिडक्शंस के बाद हम क्या करते हैं, वायबिलिटी चेक करते हैं, टिश्यू की वायबिलिटी चेक करेंगे। मैनुअल रिडक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तब भी ये इंडिकेशन है किसके लिए, ऑपरेटिव इंटरवेंशंस के लिए। ऑपरेटिव इंटरवेंशन यानी रिसेक्शन की, यानी यहाँ भी अगर आप कॉप्स मेथड के अंदर मैनुअली रिडक्शन ट्राई कर रहे हैं और रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पार्ट अब गैंग्रीनस हो गया है, उसकी वायबिलिटी सस्पेक्टेड है। तो वहाँ ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारा ट्रीटमेंट हमारा होगा हम सर्जिकली उसको एक्सरसाइज करेंगे। मैनुअल रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप रिसेक्शन के लिए जाएंगे। अगर आपने मैनुअली रिड्यूस किया है, रिड्यूस करने के बाद आप चेक कर रहे हैं जो इंटेस्टिनल कंटेंट है जो इन्वेजिनेट हुआ था, जिसके अंदर इंटरसस्पेंशन की कंडीशन डेवलप हुई थी, अगर उसकी वायबिलिटी नहीं है, ब्लड सप्लाई उसकी हैम्पर हो गई है, तब भी हम उसको रिसेक्ट करेंगे। तो वायबिलिटी नहीं है इसका मतलब उसको छोड़ने का मतलब नहीं है, वो गैंग्रीनस चेंजेस उसके अंदर आएंगे, फाइनली परफोरेशन हो जाएगा, तो ये डेडली कॉम्प्लिकेशन होगा। तो अर्ली इंटरवेन करेंगे, और अर्ली इंटरवेंशन हमारा क्या होगा, हम रिसेक्शन करेंगे, यानी वो पार्ट जो गैंग्रीनस हो गया है या वो पार्ट जो इंटरसेप्ट हुआ था उसको हम कट करके दोबारा से एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। यानी उतने सेगमेंट्स को हम इंटेस्टीन के उतने पार्ट को हम कट करेंगे और दोबारा से एक एंड को दूसरे एंड के साथ हम जोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। तो रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस इज द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इफ मैनुअल रिडक्शन इज नॉट अचीव और इफ द वायबिलिटी ऑफ द टिश्यू इज डाउटफुल। वायबल बाउल है तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनल इलियम हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग कोलोन के साथ आकर एंकर कर देंगे, यानी सूचर कर देंगे। खास तौर से इंटरसेप्शन की कंडीशन इस वजह से डेवलप होती है कि वो स्ट्रक्चर क्या है, फ्री है।
फ्री है तो दोबारा से वो क्या हो सकता है, इंटरसेप्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर आपने मैनुअल रिडक्शन ट्राई किया है, मैनुअल रिडक्शन के अंदर जो इंटेस्टिनल लूप है जो इन्वेजिनेट हुआ था आपने उसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने की कंडीशन में हमारा नेक्स्ट मेजर ये होगा कि फर्दर रिकरेंसी इसकी ना हो। तो रिकरेंसी को प्रिवेंट करने के लिए टर्मिनल इलियम खासतौर से उसको हम किसके साथ एंकर कर देंगे, असेंडिंग कोलोन के साथ, और ये ऑपरेशन कहलाता है जैक्सन वेलबेंड। ये क्या कहलाएगा, जैक्सन वेलबेंड कहलाता है। इसमें भी हमें फर्दर क्या करना होता है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंस्पिरेशन करना होता है, आईवी फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी और एंटीबायोटिक कवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ इंटरसेप्शन की कंडीशन में हम अपेंडिसेक्टोमी भी करते हैं। तो अगर अपेंडिक्स पहले से रिमूव नहीं हुआ है तो रिडक्शन के बाद हम अपेंडिसेक्टोमी परफॉर्म करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होती है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है सब्सिक्वेंटली, तो दोबारा से आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से अपेंडिसेक्टोमी हम इंटरसेप्शन के रिडक्शंस के बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसीजर जो परफॉर्म करते हैं वो होगा अपेंडिसेक्टोमी। लैप्रोस्कोपिक अप्रोच भी हम ले सकते हैं जिसके थ्रू हम कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। कंटेंट यानी जो इंटेस्टिनल पार्ट जो इन्वेजिनेट हुआ है उसको हम लैप्रोस्कोपी की मदद से यानी स्मॉल इंसिजन की मदद से टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे और लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए जो इंटेस्टिनल लूप है एक दूसरे लूप के अंदर इन्वेजिनेट हुआ है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। अगर इंटरसेप्शन परसिस्ट कर रहा है फॉर 48 आवर्स के बाद एडल्ट के अंदर, तो यहाँ भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि रिसेक्शन रिक्वायर्ड होगा और इलियोकोलिक रिसेक्शन खास तौर से सफिशिएंट होगा ऐसी कंडीशन के अंदर। अब हम बात करेंगे कि रिकरेंसी रेट क्या है, यानी अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किस प्रोसीजर्स के अंदर रिकरेंसी कितना है। तो हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन अगर होगा तो इसमें रिकरेंसी 10% है, अगर ओपन मैनुअल रिडक्शन है तो 2% है, अगर आप रिसेक्शन कर रहे हैं तो वेरी लेस है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट हमारा इफेक्टिव है। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन कर रहे हैं 10% चांसेस है दोबारा से वो कंडीशन डेवलप हो जाए। अगर मैनुअल रिडक्शन कर रहे हैं यानी लेप्रोटमी के बाद हम मैनुअली रिड्यूस कर रहे हैं तो 2% चांसेस है। रिडक्शन के अलावा अगर आपने रिसेक्शन किया है, रिसेक्शन बेसिकली उस स्ट्रक्चर्स को जो पहले इंटरसेप्ट हो रहा था उसको आपने रिसेक्ट कर दिया, तो इसमें चांसेस क्या है, फर्दर इंटरसेप्ट होने के चांसेस बहुत कम है। 1% चांसेस है इसके अंदर और 1% किसी अदर पार्ट का हो सकता है, तो उस पार्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो क्लास ये टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करते हैं।